नैरेटिव चला, वोट पड़ गई और आज लोगों को समझ में आ रहा है, दलित समाज को, कि वो किस तरीके का झूठ था। मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यवस्था परिपूर्ण नहीं होती है, उसमें बदलाव की हमेशा गुंजाइश रहती है। समय और काल के हिसाब से चीज़ों में बदलाव आते हैं। आज का समय 70 साल पहले का समय नहीं था, आज की व्यवस्था 70 साल पहले नहीं थी। आज जो दलितों को समाज में जो स्पेस है 70 साल पहले वो नहीं था। लोग साथ में बैठाने में भी हिचकते थे। आज समाज में उस तरीके का माहौल नहीं है। भगवान महावीर के समय से लेकर के और अब तक जितने भी समाज सुधारक हमारे स्वामी विवेकानंद रहे हों, हमारे जो है सरदार भगत सिंह जी ने भी इस पे बड़ा तफसील से बोला है कि स्वामी विवेकानंद जी तो ने ये कहा था कि 21वीं सदी दलित समाज की सदी होगी, तो उस पर कभी कोई ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला गया, लेकिन ऐसा है। आरक्षण की व्यवस्था पे कैंची चल जाएगी या संविधान को बदल देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जब संविधान लागू किया संविधान सभा ने 1950 में, उसके 1 साल के अंदर अंदर पहला अमेंडमेंट आ गया था। तो क्या आप उसको संविधान बदलना कहेंगे? 3-4 दिन पहले के जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें विस्तार से जजेस ने 7-6-1 के मत से संविधान पीठ ने फैसला किया है कि इस आरक्षण व्यवस्था में वर्गीकरण होना चाहिए। हरियाणा टॉप देख रहे हैं सारे भाइयों ने, राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा टॉप। आज का हमारा मुद्दा है आरक्षण और राजनेता। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के अंदर विपक्ष ने जमकर प्रचार किया कि यदि तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार आ गई तो वो आरक्षण को ख़त्म कर देगी, और वो मुद्दा जो है वो देश में प्रभावी भी रहा और जितनी सीटें बहुमत वाली मोदी सरकार को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। इस जुमले में या इस प्रचार में कितनी सच्चाई थी, इन बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दलित नेता भी हैं, भाजपा नेता भी हैं, राजकुमार कटारिया जी। इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर इस मामले में कितनी सच्चाई है। राजकुमार कटारिया जी, आपका हरियाणा टॉप में स्वागत है। धन्यवाद प्रीतम जी, और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। कटारिया जी, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने, विपक्ष ने खूब जम करके पूरे देश में प्रचार किया कि यदि मोदी सरकार सत्ता में आ गई तीसरी बार तो वो आरक्षण को बिल्कुल समाप्त कर देगी। इस मामले में कितनी सच्चाई थी? देखिए, जब आम चुनाव होते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ एक नैरेटिव चलाने की रहता है कि वो आम जनता में के जो वोट लेने के लिए कोई इस तरीके की बात चलाएं कि वो लोगों को तत्कालिक तौर पे अट्रैक्ट करें और वो जो है उस आवेश में आकर के वोट डाल के रिजल्ट को प्रभावित कर दें। इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पिछले आम चुनाव में दलित समाज का वोट लेने में कामयाब रही काफ़ी हद तक। और आप इस नैरेटिव की सच्चाई को जानेंगे तो जो बताया गया कि भाई आरक्षण की व्यवस्था पे कैंची चल जाएगी या संविधान को बदल देंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जब संविधान लागू किया संविधान सभा ने 1950 में, उसके 1 साल के अंदर अंदर पहला अमेंडमेंट आ गया था। तो क्या आप उसको संविधान बदलना कहेंगे? और आज तक पिछले 75-76 साल में 2023 तक टोटल 106 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं। तो क्या उसको संविधान बदलना कहेंगे? मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यवस्था परिपूर्ण नहीं होती है, उसमें बदलाव की हमेशा गुंजाइश रहती है। समय और काल के हिसाब से चीज़ों में बदलाव आते हैं। आज का समय 70 साल पहले का समय नहीं था, आज की व्यवस्था 70 साल पहले नहीं थी। आज जो
दलितों को समाज में जो स्पेस है 70 साल पहले वो नहीं था, लोग साथ में बैठाने में भी हिचकते थे। आज समाज में उस तरीके का माहौल नहीं है। ठीक है, वर्जनाएं अभी भी हैं, वंजनाएं अभी भी हैं, लोग जो है अभी भी प्रताड़ित किए जाते हैं कहीं ना कहीं समाज के अंदर, और जाति आधारित तंज समाज में हम जैसे लोगों को भी मिल जाते हैं जो समाज में आज अपनी एक पोजीशन में है। बावजूद उसके समाज बदला तो है, इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। कह सकते कि हम वहीं खड़े हैं, हमने तरक्की की है और समाज में दूरियां घटी भी हैं। तो इस बात को हम ये कैसे कह सकते हैं कि संविधान का अमेंडमेंट जो है वो संविधान बदलना होगा। तो ये नैरेटिव इस तरीके से चलाया गया है कि संविधान बदल देंगे। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की ज़्यादातर सरकार रही, क्या वो संविधान बदलना माना जाए? क्या संविधान आज उस तरीके का संविधान है या उस रूप में है जो हमारे जो आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में पेश किया था? बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं और मैं समझता हूँ आगे भी बदलाव, जायज़ बदलाव, जिससे समाज आगे बढ़े, समाज में दूरियां खत्म हो, वो बदलाव तो निरंतर व्यवस्था को ठीक करने के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन संविधान को बिल्कुल बदल देंगे, संविधान की मूल भावना या प्रस्तावना में चेंज आ जाएंगे, ऐसा हिंदुस्तान के अंदर होने वाला नहीं है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आज भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी की मैं राजनीति करता हूँ, मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ ये कहता हूँ कि कहीं पे भी इस तरीके की बात नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि अब की बार जब सरकार बनी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर सबसे पहले जो नमन किया वो भारतीय संविधान को ही किया। तो ये सर्वविदित है, नैरेटिव चलाना अलग बात है और धरातल पे बात होना अलग बात है। कहीं पे भी उस तरीके की बात नहीं। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार आए या बीजेपी की सरकार रहे, कभी भी कोई भी व्यवस्था परिपक्व हमेशा के लिए नहीं होती। समय और काल के हिसाब से वो बदलती रहनी चाहिए और बदलाव समय के अनुसार होने चाहिए। पिछले दिनों इस लोकसभा चुनाव में ही एक राजीव गांधी का वीडियो भी वायरल हुआ था। उस वीडियो में राजीव गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि यदि ज़रूरत पड़ी तो हम कानून को बदल देंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम संविधान में भी अमेंडमेंट कर देंगे। तो वो क्या मामला था? क्या वो इस बात से मेल खाता हुआ दिखाई नहीं देता क्या? नहीं, मैं फिर वही इसी बात में मैं दोबारा आता हूँ, कहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, कानून आज बन जाते हैं। अभी हमारे पिछले दिनों एक वो जो जिस तरीके से हमारा जो दहेज के कानून थे, दहेज के कानून में बहुत सारे जो है उस कानून की आड़ लेकर के बहुत सारे लोगों के साथ जो है निर्दोष लोगों को भी जेल पहुंचाया जाता था। लेकिन उसमें भी बदलाव किया गया कि निर्दोष लोग ना जाएं, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो वो विधायिका का काम यही है कि समय के अनुसार जनता की ज़रूरत के हिसाब से, जनता की तकलीफ़ों के हिसाब से कानूनों में हमेशा बदलाव आने चाहिए। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी CRPC में, IPC में, इन सब में, एविडेंस एक्ट में बदलाव किया है, तो वो समय की ज़रूरत थी। हम जो है उस कानून को ढो रहे थे जो आज से जो है अंग्रेज़ों के समय के जो कानून थे, उन्होंने 100 साल उन कानूनों को चलाया, फिर हम भी जो 70 साल से चला रहे थे। तो उन कानूनों में समय के अनुसार से बदलाव होना चाहिए था, वो हुआ है। और मैं समझता हूँ को धीरे धीरे चीज़ें जनता अडॉप्ट कर लेती है कि भाई समय के अनुसार ये चीज़ें ज़रूरी थी। ऐसे ही संविधान की सभी अमेंडमेंट जो अभी तक हुए हैं, और मैं समझता हूँ ज़्यादातर अमेंडमेंट तो कांग्रेस ने किए, तो वो अमेंडमेंट स्वीकार किए गए हैं। तो अमेंडमेंट कभी भी स्वीकार किए जाने चाहिए समय के अनुसार, और अमेंडमेंट ऐसे ही नहीं होते हैं। अमेंडमेंट का प्रोसीजर है कि कुछ अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, कुछ अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, और कुछ अमेंडमेंट सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट से भी अप्रूवल आती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे कानून के अंदर, हमारे संविधान के अंदर बड़ी विस्तार से की गई है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई अब तक कोई राजनेता ऐसा नहीं हुआ है जो बाबा साहब के अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को एक साइड रख करके कोई नया संविधान बना दे। ऐसा होने वाला है नहीं। कांग्रेस द्वारा चलाए गए या विपक्ष द्वारा चलाए गए इस नैरेटिव को लेकर के दलित समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नैरेटिव चला, वोट पड़ गई, और आज लोगों को समझ में आ रहा है दलित समाज को कि वो किस तरीके का झूठ था।
तो आज अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फैसला आया। अब वो सरकार उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार नहीं थी, वो कांग्रेस के समय के कानून वो जो है केसेस चल रहे थे, तो सरकार के नुमाइंदों ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की और व्यवस्थाएं बताई, डाटा रखा कि किस तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति को इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं मिल रहा था। उसमें जो रुकावटें थी वो हमारे इस जो 3-4 दिन पहले के जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें विस्तार से जजेस ने 6-1 के मत से संविधान पीठ ने फैसला किया है कि इस आरक्षण व्यवस्था में वर्गीकरण होना चाहिए। लेकिन उस वर्गीकरण के साथ साथ मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने ऑब्जर्वेटरी कही हैं, उन ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी अब की सरकार फैसला करे और समाज भी उन चीज़ों पर जो है निरंतर मनन करे कि वो किस तरीके से लागू होंगे। क्योंकि जो अभी क्रीमी लेयर की भी एक बात आई है कि क्रीमी लेयर जो है करना चाहिए आरक्षण व्यवस्था पर, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि क्रीमी लेयर जो आरक्षण की व्यवस्था है कुछ चुनिंदा परिवार, चुनिंदा लोगों तक जाकर के सीमित हो गई है। आज वे लोग जो है आईएएस का बेटा आईएएस, एचसीएस का बेटा एचसीएस बन रहा है, जज का बेटा जज बन रहा है, दलित आरक्षण का फ़ायदा लेकर के कुछ चुनिंदा परिवार आगे बढ़ रहे हैं, तो नए लोगों को एंट्री नहीं मिल पा रही थी। तो वही चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से विस्तारित रूप से चर्चा की गई जजों द्वारा और लंबे समय तक चर्चा करके एक फैसला आया कि इसमें होना चाहिए। लेकिन क्या हम उस क्रीमी लेयर के जो रूल है, जो बैकवर्ड क्लास के जो क्रीमी लेयर का जो रूल है, क्या सिमिलरली उस पर वही पैमाना लगा सकते? नहीं, क्योंकि बैकवर्ड क्लास का जो पैमाना है उसमें क्लियर है कि सैलरी से जो इनकम है 8 लाख रुपए तक की इनकम से ऊपर के व्यक्ति को नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं होगी इसकी अपनी एग्रीकल्चर की इनकम की। यहाँ व्यवस्था ऐसी है हमारे समाज की तो कि इसके अंदर और कोई इनकम ही नहीं है हमारे लोगों की, और कोई व्यापार ही नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उस पैमाने को 8 लाख तक का सीमित नहीं रखा जा सकता, उसको कम से कम 12 से 15 लाख रुपए तक का रखा जाना चाहिए, ताकि सीटें खाली रहने वाली स्थिति भी ना आए और जो मिडिल क्लास हमारा जो बन गया है उनके बच्चों को भी फ़ायदा मिले और जो नए लोग हैं वो उसमें शामिल हो जाए, और जो सुपर रिच हो गए हैं दलित समाज में और सुपर एलिट क्लास हो गए हैं उनको फ़ायदा देने से रुके। मेरा ये मानना है कि इस तरीके की व्यवस्थाएं सरकारें करेंगी और अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से सबसे पहले आरक्षण व्यवस्था का लाभ पहुँचे इसको सुनिश्चित करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कह दूँ कि ये ठीक है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और राजनीतिक व्यक्ति इस आरक्षण व्यवस्था के ऊपर इस तरीके से बोलने में हिचकिचाते हैं कि कहीं कहीं उसका कोई वोट बैंक ना टूट जाए, कहीं कोई लोग नाराज़ ना हो जाए। लेकिन मैं स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं लास्ट इसमें ऐड करना चाहूँगा कि भगवान महावीर से लेकर के और आज तक के जितने भी समाज सुधारक रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले को छोड़ दें तो सारे समाज सुधारकों ने समाज के अंदर समानता की वकालत की है, जितने भी हुए, और वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी से थे। जनरल कैटेगरी के लोग आगे आकर के इस आंदोलन को अपने कंधों पर लेकर के चले हैं। जिस तरीके से अमेरिका के अंदर भी वाइट और ब्लैक की जब बात आई थी तो वाइट लोगों ने आंदोलन करके ये कहा था कि नहीं, ब्लैक को जो है फ़ायदा मिलना चाहिए, ब्लैक को समानता का अवसर मिलना चाहिए, समान समाज में समाज हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर भी सवर्ण समाज ने आगे आकर के हमेशा सदियों से भगवान महावीर के समय से लेकर के और अब तक जितने भी समाज सुधारक हमारे स्वामी विवेकानंद रहे हों, हमारे जो है सरदार भगत सिंह जी ने भी इस पर बड़ा तफसील से बोला है कि स्वामी विवेकानंद जी तो ने ये कहा था कि 21वीं सदी दलित समाज की सदी होगी, तो उस पर कभी कोई ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला गया, लेकिन ऐसा है। तो ये लोगों ने आकर के इस दलित समाज के लिए आगे बढ़ कर के जब फैसला आंदोलन करें और आज
दलित समाज के भाई, दलित समाज के लोग, दलित समाज के एलिट क्लास के लोग, जब उनकी बारी आती है कुछ छोड़ने की, तो वो जो है अपनी जो है उनको सीमाओं को बांध लेते हैं कि नहीं, आधी रोटी जो है दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। वो छोटापन है, वो करना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ खुले दिल से इस बात के ऊपर स्वागत हो, और साथ साथ ये भी हो कि इसमें कोई भी ऐसी व्यवस्था कानून बनाते समय व्यवस्था बनाते समय ऐसी ना रह जाए कि लोगों को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो, और अंतिम व्यक्ति चाहे वो एससी वर्ग ए का हो, बी का हो, सबको जल्दी से जल्दी फ़ायदा मिले, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम होना चाहिए। ये थे राजकुमार कटारिया जी, जिन्होंने आरक्षण को लेकर के विस्तार से एक एक बात जो है बारीकी से बताई है, और स्पष्ट रूप से कहा है कि आरक्षण की व्यवस्था एक ऐसी होनी चाहिए जो अंतिम व्यक्ति, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, उस तक उसका लाभ पहुंचे। ये हर राजनेता को सोचना चाहिए, हर पार्टी को सोचना चाहिए। इसमें किसी प्रकार से कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।